नमस्कार, इंडिया लीगल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजश्री। चंद बड़े कर्जों के कारण आज अधिकतर सार्वजनिक बैंक लहूलुहान हैं। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक बैंक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के बड़े कर्ज बट्टे खाते में डाल चुके हैं और इस साल का भी फाइनेंशियल ईयर हम लगभग समाप्त कर चुके हैं और तमाम बैंकों की पूरी रिपोर्ट अब कुछ ही दिनों में सबके सामने होगी। आरबीआई उस रिपोर्ट को सामने रखेगी और एक बार फिर से वही तस्वीर देखने को मिलने वाली है जिसमें बैंक आपको फिर से घाटे में दिख सकते हैं। संसद की लोक लेखा समिति के अनुसार सार्वजनिक बैंकों के एनपीए में 70% हिस्सा कॉरपोरेट का है, जबकि किसानों की हिस्सेदारी केवल 1% है। खतरे की घंटी बज चुकी है। भारतीय बैंकों के लिए वित्त वर्ष 2016-17 बहुत ही अभागा रहा है। मार्च 2016 से शुरू हुआ बैड लोन का सिलसिला अब तक जारी है। चिंता की बात यह है कि विगत 24 माह में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीए बढ़कर 2 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। और आज इंडिया लीगल में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे कि आखिर ये एनपीए होता क्या है और इस एनपीए से हमारी अर्थव्यवस्था को कितनी चोट लगती है और इससे कैसे बचा जाए। क्या विश्व में भी यही स्थिति है? इन तमाम मसलों पर आज होगी चर्चा इंडिया लीगल में। और इस साल बजट से एक दिन पहले संसद में रखे गए आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की तस्वीर तो मोटे तौर पर काफी गुलाबी पेश की गई, लेकिन एनपीए यानी बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से जुड़ी जानकारी माथे पर लकीरें खींचने वाली रही। सर्वे में कहा गया कि अगर इस पर अब लगाम नहीं लगाई गई तो हालात और बिगड़ सकते हैं। और अब जबकि ये वित्त वर्ष समाप्त हो चुका है, ऐसे में जाहिर सी बात है कि सरकार के पेशानी पर चिंता की लकीरें ज्यादा खिंच रही हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हिसाब से बैंकों की स्थिति अभी भी सही नहीं है। यदि सर्वे की एक बात करें तो देश के 13 सरकारी बैंकों के 40% कर्ज की स्थिति चिंताजनक बताई गई है, जबकि 20% तक कर्ज का हिस्सा एनपीए में तब्दील होने के कगार पर है। और आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि जितनी बड़ी कंपनियों के नाम आप सुनते हैं, यदि एनपीए जितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उन्होंने बैंक से लिया है, अगर यदि उसको हटा दिया जाए तो शायद उनकी जो कीमत है, उनके पूरे एसेट्स की कीमत है, वो एक रिक्शे वाले के से भी कम हो जाए। ऐसी भी कई कंपनियां हैं, यानी कि ज्यादातर उनके पास जो कुछ भी है वो बैंक से लिया हुआ है और वो भी बैंक को लौटाया नहीं जाता। तो ऐसे में किस तरह से हमारी आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी, चाहे कितने भी दावे कर लिए जाएं, किस तरह से ये हालात बदलेंगे, ये चिंताजनक है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए कि एनपीए क्या होता है और एनपीए से हमारी आर्थिक व्यवस्था को कितनी चोट लगी है। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए जरूरी है कि आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार बढ़े और बैंकों की इसमें अहम भूमिका होती है। बैंकों से मिले कर्ज की मदद से कंपनियां इसको रफ्तार प्रदान करती हैं, लेकिन कंपनियां जब ये कर्जे वापस नहीं दे पाती तो ये बैंकों के लिए मुश्किल बन जाते हैं। बैंकों का बढ़ता एनपीए और उससे निकलने का सही रास्ता नहीं मिलना सरकार के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में अब सरकार ऐसे विकल्प खोज रही है ताकि बड़े कर्जदारों पर लगाम कसी जा सके, साथ ही बैंकों के खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके एनपीए पर काबू पाया जा सके। देश में 1993 में डीआरटी एक्ट बना और कर्ज वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी गठित किया गया ताकि वसूली के मामलों का जल्द निपटारा हो सके। डीआरटी के गठन के पहले कर्ज वसूली के करीब 15 लाख मुकदमे अदालतों में लंबित थे। इनमें बैंकों के 5,622 करोड़ रुपए और वित्तीय संस्थानों के 391 करोड़ रुपए फंसे थे। देश भर में 5 अपीलीय ट्रिब्यूनल और 34 डीआरटी हैं। इनमें 2015-2016 में तकरीबन 16,000 मामले निपटे और 34,000 करोड़ रुपए की राशि की वसूली की गई। 2015-2016 में बैंकों के करीब 4,500 अरब रुपए की एनपीए के मामले लोक अदालतों और डीआरटी और प्रतिभूति कानून के तहत आए थे। इनमें से सिर्फ 10% में ही वसूली हो सकी। साल दर साल यही कहानी दोहराई जा रही है और बैंक कर्ज के दलदल में फंसते जा रहे हैं। देश भर में इन वसूली तंत्रों के पास लाए गए मामलों में से महज 10 से 20% मामले ही सुलझ पाते हैं। दिसंबर 2016 तक के आंकड़ों के मुताबिक देश भर के 41 बैंकों का मुद्रा एनपीए 6.06 लाख करोड़ रुपए का है। अगर इस राशि की वसूली की जाती है तो न केवल सरकारी बैंकों की लाभप्रदता बढ़ेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। नीतिगत दर में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुंचेगा और बुनियादी ढांचे के विस्तार में तेजी आएगी।
कृषि की बेहतरी होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कर्जों के एनपीए में बदलने पर नजर डालें तो मध्यम दर्जे के कारोबारियों को दिए गए 31.5% कर्ज एनपीए हुए हैं, जबकि बड़े कारोबारियों को दिए गए कुल कर्ज का 23.7% कर्ज एनपीए है। शेष 44.8% एनपीए में कृषि, खुदरा कारोबारियों और बाकी कर्जदार शामिल हैं। सरकारी बैंकों में ज्यादा एनपीए होने की सबसे बड़ी वजह विशाल परियोजनाओं और सरकार की योजनाओं की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए दिया गया कर्ज है। सरकारी बैंकों में अक्सर राजनीतिक हस्तक्षेप के मामले देखे जाते हैं, जबकि निजी बैंक ऐसी दखलंदाजी से मुक्त रहते हैं। एनपीए केवल बैंकों के लिए नहीं, समूची अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदेह है। कर्ज माफी के बाद कृषि क्षेत्र में भी एनपीए की स्थिति गंभीर हुई है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में चुनी गई सरकार ने किसानों से कर्ज माफी का वायदा किया है और किसान कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। ये हाल तब है जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी अरुंधति भट्टाचार्य ने कर्ज माफी का विरोध किया है। भट्टाचार्य के साथ साथ कर्ज वसूली में बैंकों तथा सरकार का ढीला ढाला रवैया भी कॉर्पोरेट कर्ज के एनपीए में तब्दील होने का अहम कारण है। विजय माल्या को कर्ज देने में लचीला रुख अपनाया गया और जब कर्ज डूब गया तो उसे वसूलने की कोशिश भी कानूनी पचड़ों में फंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले महीने बैंकों के एनपीए की वसूली को लेकर सरकार पर सख्ती दिखाते हुए सरकार से कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल यानी कि टीआरटी में ढांचागत संसाधनों की कमी पर सवाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्या मौजूदा संसाधनों की मदद से तय सीमा में कर्ज वसूली का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कर्ज वसूली के समूची तंत्र की जानकारी भी मांगी है। अदालत ने रिजर्व बैंक से उन कंपनियों की सूची मांगी है जिन पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। डीआरटी बनने के बाद भी बड़ी तादाद में मुकदमे वर्षों तक लंबित रहे हैं। कोर्ट ने इस पर भी सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख ने ये उम्मीद जगाई है कि एनपीए के बाबत कोई सख्त फैसला होगा और उसे लागू भी किया जाएगा। यही नहीं, ऐसी नीति बन पाएगी जो एनपीए पर अंकुश लगाने में सक्षम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है आज बेहद ही एक्सपर्ट पैनल, जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस एनपीए की स्थिति को और एनपीए के असर को। और हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता पल्लव सिसोदिया और साइबर और ई कॉमर्स कानून के जानकार पवन दुग्गल भी होंगे, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स के उत्तर भारत के पूर्व चेयरमैन अनिल अग्रवाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रुपिंदर सूरी जी, और हमारे साथ मौजूद रहेंगे गोपाल सुब्रमण्यम साहब भी, और वीरेंद्र गांधा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और बैंकर मीना सन्याल हमारे साथ फोनों पर जुड़ेंगी। और इसके अलावा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ज्वाइंट सेक्रेटरी विपुल भी अपनी इस चर्चा में शामिल होंगे और अपनी बात भी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी चर्चा को, और बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का इस पैनल में। और सबसे पहले अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एनपीए आखिर होता क्या है? बैंक ने जो लोन दिया हुआ है अपने कस्टमर्स को, उसमें उसका वो पोर्शन जिसकी रिकवरी नहीं हो पा रही है या उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं रिकवरी में एक प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इसको हम कहते हैं, एब्रीविएशन एनपीए। मैं इसमें एक चीज कहना चाहता हूँ मैडम, बड़े लर्निड हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं, ये विल रेक्टिफाई मी। When a borrower seeks a loan, he apply for a loan. When he fills the application form, there's a foolproof criteria, and really system ऐसा लगता है कि so strong कि कहीं लोन उसका बैंक का फेल हो ही नहीं सकता। और उसके बाद में हम देखते हैं कि एक कॉर्पोरेट, जैसे अभी आपने फिगर डिस्प्ले की, एक कॉर्पोरेट जब लोन ले रहा है तो धीरे धीरे इंडिविजुअल रिच होता चला जाता है और कॉर्पोरेट पुअर होती चली जाती है। इसके पीछे जो रीजन है, इसके पीछे कोई विजिलेंट नहीं है, बैंक वाले भी विजिलेंट नहीं है कि भाई ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोठी भी खरीद रहा है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में माला माल हो रहा है, और बैंक का भी एनपी हो रहा है, और कॉर्पोरेट में भी विंडो ड्रेसिंग थी। व्हेन ही अप्लाइड फॉर ए लोन देयर वाज ए विंडो ड्रेसिंग। सो मेनी रेटिंग कंपनी जिन्होंने उसको रेट किया कि, और विंडो ड्रेसिंग हुआ, ह्यूज टैक्स भी वो पे कर रहा था। उसके बाद में कैसे वो डाइवर्जन होता है, उसके ऊपर जो मॉनिटरिंग है, वहां कोई अकाउंटेबिलिटी भी सब लॉ में है जी।
सिसोदिया साहब डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट हैं, सूरी साहब हैं, ये बताएंगे कि उसमें लॉ तो है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है, जैसे अभी बात, वो उसको जो हम अनड्यू इन्फ्लुएंस से प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एनपीए बन रहा है, बिल्कुल उसकी जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जी, इसमें बैंकर को जोड़ना बहुत जरूरी है, और चूंकि बैंक से बात शुरू हुई है उसके बाद हमारे कानून तक आती है। मीरा सान्याल जी हमारे साथ फोनों पर जुड़ी हुई है। मीरा सान्याल, आपसे जानना चाहूंगी कि जो एनपीए जिस तरह से बढ़ रही है उस पे आपकी पहले प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके बाद ये जरूर आपसे पूछूंगी क्या आप प्रोसेस पर भी सवाल उठाएंगी। देखिए, मेरे राय में ये बहुत एक गंभीर समस्या है। मार्च अगले साल में हम ऑलरेडी 6 लाख करोड़ पार कर चुके थे जी। और लोगों जो क्रेडिट एनालिस्ट वगैरह हैं उनका ये उम्मीद है कि अभी भी काफी एनपीए नॉन रिकग्नाइज्ड हैं। तो लोगों का ये अनुमान है कि इस मार्च में भी काफी और एनपीए डिक्लेयर होंगे और एनपीए का जो मसला है वो और भी बढ़ेगा जी। आपको याद होगा कि जो रघुराम राजन जी थे, जब वो गवर्नर थे, उन्होंने ये कहा था कि हमारे देश में बहुत अजीब और गरीब स्थिति है कि यहाँ पर कई ऐसे उद्योग हैं जो बीमार हैं, लेकिन यहाँ पर कोई उद्योगपति बीमार नहीं। जो हम कहते हैं बहुत सारे सिक इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन कोई सिक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। बिल्कुल, आप बने रहिए मीरा जी। जैसा कि मीरा जी ने बताया, सूरी साहब, कि हमारे यहाँ उद्योगपति बीमार नहीं है, उद्योग बीमार है। मेरे पास एक डेटा है, यदि मैं इसको देखूं तो पूरे विश्व में लगभग इंडिया में, भारत में 8.6% एनपीए है। अगर अमेरिका की हम चर्चा करें, क्योंकि अमेरिका बनना चाहते हैं हम जरूर, 1.39% है, और यूके में ये रेशियो 1.5% है। क्या समझा जाए कि ये डेटा शायद इसलिए ज्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कानून उतने सख्त नहीं है इस मसले को लेकर। स्टार्ट करना चाहूंगा थोड़ी लाइटर वेन में कि 1947 से पहले भी जी कलकत्ता में जब रिश्तों का सवाल आता था तो ये टेस्ट होता था मारवाड़ी कम्युनिटी में जी। कि किस आदमी का कितनी बारी दिवालिया हुआ जी, जितनी बार दिवालिया होता था उतना ही उस लड़के की कीमत थी वो बढ़ जाती थी। जी बिल्कुल। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद जब पहली बार ये सिचुएशन उठी तो टीटी कृष्णामाचारी जी के वक्त में पहुंची और डालमिया ग्रुप इन्वॉल्व था, जिसमें कि यही हुआ कि उद्योगपति बड़ा हेल्दी है बट उद्योग खत्म हुआ। बिल्कुल जी। अब अनिल जी ने बड़ी अच्छी चीज बोली है कि सारे सिस्टम है, ड्यू डिलिजेंस है, प्रॉपर्टी है, गारंटर्स हैं, सिक्योर्ड एसेट्स हैं, फिर भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये ह्यूमन फैक्टर जी। कहीं ना कहीं किसी इंसान ने अपनी इंटेग्रिटी को या अपनी विजिलेंस को या अपनी इंटेलिजेंस को मॉर्टगेज किया तो ये सिचुएशन आई है। आज के दिन आप हैरान होंगे कि जस्ट 57 बोरोवर्स ने 85,000 करोड़ का डेट उनके ऊपर। बिल्कुल जी। सो कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट पहले था, कंपनी लॉ बोर्ड था, सीका एक्ट था, डीआरटी एक्ट आया, सरफेसी एक्ट आया, और अब जो है लेटेस्ट जो है वो बैंक्रप्सी कोड आया है। सो सरकार की अविरल कोशिश यही है कि इसको कंट्रोल किया जाए। सो एक संघर्ष है बट अमाउंट इतना ज्यादा है, और हमारी जो इंसॉल्वेंसी सॉल्व होती है वो 4.3 ईयर में होती है, लंदन में वो 1 साल में होती जी। सो कहीं ना कहीं आई थिंक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, लॉयर्स, दी रेगुलेटर्स सबको इकट्ठा मिलके एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। जी पल्लव जी, इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वक्त आ गया है और इस तरह के खासकर समस्याओं से निपटने के लिए? इसके अलावा जो बार बार मन में ये सवाल उठता है कि जो हमारा लॉ सिस्टम है जो इतना मजबूत है, उसके बावजूद हम हर साल और साल दर साल ये हम रेशियो बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह के झटके हमें लग रहे हैं बैंकिंग सिस्टम से जो कि हमारी अर्थव्यवस्था पे सीधे तौर पर प्रभाव डालते हैं। देखिए, इस सब में एक व्यवस्थागत सवाल है जी। मैं अपने सारे को पैनलिस्ट से ये एग्री करता हूं कि हम रोज देख रहे हैं कि इंडस्ट्री सिक है और इंडस्ट्रियलिस्ट काफी हेल्दी है, मोर देन हेल्दी है। एंड जैसे माल्या थे तो ही वॉज नोन फॉर किंग ऑफ गुड टाइम्स, एंड ऑल हिज बिजनेस वेंचर्स वर फेसिंग बिग एनपीएस।
और ये तो एक करंट एग्जाम्पल है, एक पब्लिक मेमोरी में ऐसे बहुत समय से ऐसा होता है जी। अब आप देखिए, सूरी साहब ने दिवालेपन की बात करी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप 3 बार बैंकरप्ट डिक्लेयर हो चुके हैं जी, बिल्कुल। तो वहाँ का जो सिस्टम है वो इसको एक बुरी नजर से नहीं देखता है, या दिस वाज नेवर अ पॉइंट अगेंस्ट हिम कि दैट ही इज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, पर वो 3 बार दिवाला घोषित हो चुका है। पर जो एक व्यवस्थागत सवाल ये है कि हम सरकारी बैंकों के जरिए जो लोन देते हैं, बड़े बड़े लोन, 1,000, 2,000, 4,000 करोड़ के लोन, जो लोन्स बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, बिना सरकारी दखल के वो सैंक्शन नहीं होते हैं। एक बार सैंक्शन होने के बाद में जो बैंकर्स हैं हमारे, जो कि एक सरकारी कर्मचारी की तरह काम करते हैं, वो एक बैंकर की तरह काम नहीं कर सकते कि सैंक्शन तो हो रहा है पॉलिटिकल और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से, और मॉनिटरिंग हो रही है एकदम जैसे कोई सरकारी डिपार्टमेंट चल रहा है। बिल्कुल, और इस पर जानना चाहेंगे तरीकों से उसका मॉनिटरिंग नहीं हो पा जी। इस पर जरूर मीरा सान्याल का कमेंट मैं जरूर लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं वीरेंद्र गांधा को जोड़ना चाहूंगी इस पूरे चर्चा में। वीरेंद्र गांधा हमारे साथ मौजूद हैं। यदि एक 25 दिसंबर 2015 की आरबीआई के लिस्ट के हिसाब से जो डिफॉल्टर लिस्ट की यदि मैं बात करूं, तो आप जानकर आश्चर्य होंगे कि उषा इस्पात कंपनीज हैं, ये 5,000 विलफुल डिफॉल्ट है इनका, लॉयड स्टील 6,000, हिंदुस्तान केबल्स लगभग आउटस्टैंडिंग 4,000 का इनका वो आउटस्टैंडिंग अमाउंट था। इस तरह तमाम है, किंगफिशर और मालविका स्टील, तमाम कंपनीज ऐसी हैं। किंगफिशर जिसको हम लोग सबसे बड़ा समझते हैं, उनसे भी बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं यहाँ पर। क्या समझा जाए कि एनपीए कितना प्रभावित करता है हमारी आर्थिक स्थिति को? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं या एनपीए जिसको कहते हैं, एनपीए शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद द बैड डेट्स. Bad debts are totally different. PAs are classified under a specific definition given by the RBI, whereas bad debts जो हैं, bad debts are again defined under the Companies Act, और उसमें मैनेजमेंट का व्यू होता है कि भाई ये रिकवरेबल होगा कि नहीं होगा। 3 महीने से रीपेमेंट अगर आपका डिफॉल्ट चल रहा है तो नॉर्मली क्या, अब ये प्रॉब्लम जो एग्रेवेट क्यों हुई है, इट इज नॉट ए रीसेंट प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम हैज बीन कंटिन्यूइंग फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, इट इज ओनली एक्यूमुलेटेड। होता क्या है, 3 महीने का जो पीरियड आरबीआई ने कर दिया, तो किसी के मान लो 3 महीने डिफॉल्ट होता है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर जब इंस्टीट्यूशंस को डिस्क्लोज करना है अपनी बैलेंस शीट में, एंड ऑफ द ईयर में वो 1 महीने का डिफॉल्ट क्योर कर देते हैं किसी तरह से, और वो डिफॉल्ट 2 महीने का रहता है, तो वो आप एनपीए की डेफिनेशन से बाहर चले गए। आगे साल में फिर वही डिफॉल्ट चलता रहता है, एंड ईयर एंड में फिर वही 3 महीने से किसी तरह से कोशिश करते हैं। समटाइम्स इवन द बैंकर्स, द लेंडर्स हैं, दे गो टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल फंडिंग टू द बॉरोवर सो दैट दे कैन रीपे। वो खाली एक बुक एंट्री करते हैं, इधर से उसको बॉरोवर को पैसा दिया, उधर से वो वापस ले लिया, सो दैट वो आप एनपीए की डेफिनेशन में से बाहर निकल जाए। मीरा सान्याल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनसे जरा एक बार पूछ लेते हैं, जब आपने कहा कि किस तरह से ये डिफॉल्ट करते हैं लोग, बैंकर शायद ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं। क्या आपको लगता है मीरा जी कि खराब ऋण के मामले में उन व्यक्तियों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए जो वेरिफिकेशन या क्वालिफिकेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, या जिनकी रिकमेंडेशन पर कर्ज दिया जाता है? आप कह सकती हैं कि जिस तरह से बैंकिंग सिस्टम में भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, या फिर कई ऐसी कंपनीज हैं जो एक ही एसेट को दिखाकर 4 बार लोन लेती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी से इन्फ्लुएंस कराकर, क्या उस पर रोक लगने की जरूरत है और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब विदेशों में आप जानते हैं कि 2008 में वहां पर एक बड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, यूके में। उसके बाद वहां पर जो कानून बनाया गया है बैंकों के लिए और बैंकरों के लिए, वो ऐसा है कि जो क्रेडिट असेसमेंट करते हैं, जो जांच करते हैं कि किसको लोन दिया जाना चाहिए और किस वजह से देना चाहिए, तो वहां पर कानून बैंकों को और बैंकरों को जिम्मेदार ठहराता है। अब हमारे देश में ये स्थिति है कि लोग लोन पर लोन दिए जा रहे हैं और यहाँ पर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, और इस बात को भी हमें मतलब गैर से देखना है कि किस वजह से किस कंपनी को
और किस प्रोजेक्ट के लिए लोन दिया जा रहा है, बिल्कुल। और क्या वो लोन वापस मिलने की संभावना है, जी। उस पर इंटरेस्ट मिलने की संभावना है या नहीं। जी मीरा जी, यहाँ पर एक बहुत अहम बात आपने कही है कि किस तरह से वेरिफिकेशन किया जाए। अनिल जी, जब इस तरह के तमाम मसले आते हो कि एक कंपनी एक ही मान लीजिए फर्ज की जो एक प्रॉपर्टी है, और ऐसे उदाहरण है तमाम बड़ी कंपनीज के नाम, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस जैसे चल रहे हैं कि एक ही एसेट पे वो 4 बार लोन लेता है। अगर एक ए लैंड है तो A1, A2, A3, A4 करके उसी एसेट पे वो लोन ले लेता है। बार बार उसको रिवैल्यू कराने की जो उसको अपॉर्चुनिटी बैंक दे रहा है ना, पहली चीज। दूसरी चीज अभी उन्होंने मैडम ने कहा कि एक चीज है कि फॉर विच ऑब्जेक्टिव लोन इज बीइंग ग्रांटेड, लोन जब सैंक्शन होता है उसका जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है, वेदर दैट इज ए कॉमर्शियल ऑब्जेक्ट और नॉट, उस वहां पर लॉ बनाने की जरूरत है। ये मेरा ऐसा मानना है। जैसे अभी इन्होंने और लॉ को PMLA में जोड़ा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में शेड्यूल्ड ऑफेंस बनाया। अगर यहाँ भी डाइवर्जन ऑफ फंड्स को शेड्यूल्ड ऑफेंस में डाल दें तो शायद बहुत ही इजी हो जाएगा, और बैंक के जो NPA होना भी मुश्किल हो जाएगा, वो छोड़िए डिफॉल्टर होना मुश्किल हो जाएगा। देखिए बिल्डर आज क्यों मारे गए हैं सर, आप बताएंगे। जितने भी बिल्डर आज फेल हुए, ए प्रोजेक्ट से बी में लगा दिया, जब ए में बराबर उसको जो भी एप्लीकेंट है, उसके बायर हैं, वो पैसा दे रहे हैं, प्रोजेक्ट फेल होने का मतलब ही नहीं है। उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट को दूसरे प्लॉट में लगा दिया। ना उसको बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, ना रेगुलेटरी अथॉरिटी देख रही है। एक जो बायर है, जो एक फ्लैट बायर है, वो किस पे रिलाई करता है, वो सिस्टम पे रिलाई करता है। और सिस्टम, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर वहां चुप बैठी है और वो फंड्स को डाइवर्ट करी जा रहा है, तभी तो वो फेल हो रहे हैं। लेकिन तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो सिस्टम है उस डाइवर्जन ऑफ फंड्स, डाइवर्जन ऑफ डेविएशन और जहां सिस्टम है उस सिस्टम की जिम्मेदारी ज्यादा है, उसको कहीं ना कहीं रिहाइश करने की जरूरत है। शायद यही सोचकर अकाउंटेबिलिटी, उस पर जिम्मेदारी है, उस पे एक्शन लेने की। बिल्कुल, लेकिन शायद यही सोचकर अभी जब बजट आया सूरी साहब, तो सरकार ने सोचा कि हम पारा लेके आएंगे, PARA लेके आएंगे, जिसमें कि हम अमेंडमेंट करेंगे। और तो क्या समझा जाए कि अभी तक जितने भी एक्ट्स थे, अभी तक जितने भी लॉज थे, वो सफिशिएंट नहीं है इस तरह के मामलों को रोकने के लिए। मेरे विचार में तो ये डाइवर्जन जो अनिल जी ने बताई बिल्कुल ठीक बात है। ये तब भी हो रही है जबकि नॉमिनी डायरेक्टर्स ऑफ द बैंक कंपनी में है। ये मेन पॉइंट है। तो ये तो कंक्लूसिव चल रहा है। एंड अकाउंटेबिलिटी में देखिए, लोन लिया काम करने के लिए, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस नहीं हुआ, ये कोई क्राइम नहीं, बिकॉज वो फैक्टर दूसरा है। बट उसमें से पैसा आपने लिया एक चीज के लिए, डाइवर्ट किया किसी और चीज के लिए। 50 रुपए की प्रॉपर्टी नहीं आपकी, आपने उसको 500 रुपए रिवैल्यू करके उसके अगेंस्ट लोन ले लिया, तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन। आज के दिन बैंक अफसर आए, नॉमिनी डायरेक्टर्स बने, रिटायर हो गए और निकल गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। मेरा मतलब क्रिमिनल लॉ जो प्रेजेंट है दैट इज सफिशिएंट। आप पूछ रहे हैं ना, दैट इज सफिशिएंट। ओनली थिंग इज इंटेंशन टू एग्जीक्यूट शुड बी देयर। वो करना जरूरी है। पलो जी, आप क्या समझते हैं? व्यवस्थागत सवाल जो उठाना चाहता हूँ वो ये कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि जो 70s में बैंक्स का नेशनलाइजेशन करा था, वो इसलिए करा था कि बैंकिंग सिस्टम कॉमन आदमी तक देश के इंटीरियर में सबको मिले। पर अब जो है ये सरकारी तंत्र में जिस तरह से बैंक चल रहे हैं, तो ये जितने भी रिफॉर्म हम सोचते हैं, अल्टीमेटली हम ये मान के चल रहे हैं कि बैंक तो सरकारी रहेंगे और उसमें जो है स्ट्रिक्ट कानून बनाएंगे, प्यूनिटिव मेजर्स लाएंगे, डिफॉल्ट होगी तो उसको पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे। तो ये चीज अगर सरकार हर चीज इतनी सफलता से कर सकती, तो बैंकिंग भी शायद इतनी सफलता से कर सकती। तो इसलिए हमको अब ये सोचना पड़ेगा कि बैंकिंग को पर्टिकुलरली जो कि हाई वैल्यू बैंकिंग है एक तरह से, शुड इट रिमेन विद गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट सिस्टम्स, क्योंकि जो उसके इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं वो फिर बैंकिंग सिस्टम के साथ जुड़ी रहेंगी। और ये कितने ही आप प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लाने से ये कहना कि भाई करप्शन खत्म हो गया, तो इसी तरह से कानून और स्ट्रिक्ट बनाएंगे और फिर कहेंगे कि नहीं अब तो बैंक सारी स्मूथ चलेंगी। बैंक चलाना एक बिजनेस का काम है, और एक हाई लेवल के कर्जों को किस तरह से मॉड्यूलेट करना, किस तरह से रेगुलेट करना, ये एक बैंकर ज्यादा अच्छे से कर सकता है, जबकि ना कि एक सरकारी अधिकारी। और हमको ये सोचना पड़ेगा अब
कि हम कैसे बैंकों को थोड़ा सरकार सेंट्रलाइज से सिस्टम में दूर ले जाएं और सरकार से दूर ले प्राइवेटाइज करें। जी, शायद इस वजह से ही सरकार भी बार बार कह रही है कि हम डिजिटल, बैंक भी बार बार चाह रहा है कि हम डिजिटल लेके जाएंगे और पूरे बैंकिंग सिस्टम को डिजिटल बनाएंगे। पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन जी, बात एनपीए की हो रही है और कुल मिलाकर यहाँ तक बात पहुंची है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में फॉल्ट है। इस वजह से बार बार हम ये आंकड़े देखते हैं कि एक बार फिर से कोई बड़ी कंपनी आती है और करोड़ों का चूना लगाकर इस देश से चली जाती है। आपको क्या लगता है कि वाकई यदि हम सब कुछ डिजिटल कर दें, ऑनलाइन कर दें और बैंकिंग सिस्टम को, जिसको कहा जाता है, दावे किए जाते हैं कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो ये स्थिति नहीं देखने को मिलेगी? जितना हम लोग डिजिटल माध्यम की ओर बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा पारदर्शिता आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी और साथ ही साथ लोगों को दृश्य काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। अभी तक होता क्या आता रहा है कि बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारे फ्लॉज हैं और उन फ्लॉज का लगातार शोषण करते हुए कंपनियां अपने उद्देश्यों की पूर्ति की तरफ लगी रही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वक्त वक्त पर अलग अलग दिशा निर्देश दे रखे हैं ताकि बैंक्स जो हैं अपने नेटवर्क्स की साइबर सुरक्षा को ज्यादा सुदृढ़ बनाएं, क्योंकि एक बार वहां पर सेंध लगती है तो फिर उसका इस्तेमाल करते हुए बैंकिंग सिस्टम को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब आज का जो वर्तमान परिवेश है वो बिल्कुल अलग है। आज के वर्तमान परिवेश में हमें देखना है, जहाँ पे नोटबंदी के बाद बैंकों के सामने आजकल बहुत सारी साइबर चुनौतियां आकर खड़ी हो चुकी हैं। साइबर क्राइम बहुत तेज रफ्तार से पिछले 18 हफ्तों में आगे बढ़ चुका है। तो इस संदर्भ में न केवल हमने बैंक्स की जो नेटवर्क है उसकी सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना है, बल्कि साथ ही साथ लगातार इस तरह के इंटरनल डिजिटल पैरामीटर्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है ताकि पारदर्शिता रह सके और जो एनपीए एसेट्स की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो पता लग सके और कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम के जो आंकड़े हैं या एक्चुअल जो वर्तमान स्थिति है उसको फज या मैनिपुलेट ना कर सके। बैंकिंग सिस्टम जो अभी तक जैसे काम करती आई है, ओवरनाइट इसमें चेंज करना संभव नहीं है। अभी एक हम आने वाले समय के लिए तो जाहिर सी बात है कि कई सुधार की जरूरत है, लेकिन अब तक जो हुआ है, जो केसेस चल रहे हैं कोर्ट में, उनसे कैसे रिकवरी ली जाए, कैसे ऐसे लोगों को रोका जाए जो करोड़ों अरबों का चूना लगाकर और इस देश से चले जाते हैं? क्या ऐसे में कोर्ट को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होने की जरूरत है? लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि हमारे बैंक में एक दिन में इतनी डिमांड आएगी, इतना पैसा हम लोगों से डिपॉजिट लेंगे, इतना पैसा हमारे पास सरप्लस होगा, इतना हम लोन दे सकेंगे जी। अगर आपका 7 to 8 to 9% अगर एनपीए हो जाता है तो आपका मनी फ्लो है वो सारा इफेक्टेड हो जाता है, आपका बैंकिंग सिस्टम जो है वो गलत हो जाता है। दो ही तरीके हैं जिससे इकोनॉमी रन करते हैं, या फिस्कल पॉलिसी जिसमें टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आते हैं, या मॉनेटरी पॉलिसी जिसका इंचार्ज रेगुलेटर आरबीआई होता है और वो डिटरमिन करता है कितनी मनी सप्लाई होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देयरफॉर बीमारी इतनी गहरी है कि क्विक रेजोल्यूशन चाहिए जी। जो नया कोड आया इंसॉल्वेंसी कोड, बैंक्रप्सी कोड, वो इसी को करता है कि हम लिक्विडेटर के ऊपर अब डिपेंड नहीं कर सकते, जो कि ऑफिशियल लिक्विडेटर होता था 18 साल तक वो एक कंपनी को वाइंड अप नहीं कर सकता था। तो नए इंसॉल्वेंट प्रोफेशनल आए हैं जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, लॉयर्स है, कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, और वो बंदे इसको टोटली रन करेंगे, डीहोर्स दी लोकल मैनेजमेंट, एंड उससे रिकवरी हो जाएगी। इसके लिए नया कोर्ट बना है एनसीएलटी जो कि कंपनीज के लिए चलेगा, और डीआरटी वगैरह जो है वो इंडिविजुअल के लिए चलेंगे या पार्टनरशिप्स के लिए चलेंगे। तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट को तो खुद नहीं इसको करना चाहिए, बट ये स्पेशलिस्ट बॉडीज जो आई हैं इनकी हेल्प लेके रिकवरी जल्दी से जल्द करनी चाहिए, और एक की मुद्दा होनी चाहिए कि अगर ब्लॉक्ड अप कैपिटल है तो उसको रिकवर करे, नहीं तो कंपनी को वाइंड अप करे। पल्लव जी, कितना प्रैक्टिकल, कितना प्रायोगिक आप समझते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, आशा तो पूरी है जी, और जो हमारे देश में जो कानून प्रणाली की जो नॉर्मल खामियां हैं वो जब तक इन एक्सपर्ट बॉडी में नहीं आती हैं, इंसॉल्वेंसी कोड में शायद 6 महीने का टोटल एक पीरियड दिया गया है जिसमें कि इसको रिजॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं। दे कैन बी वर्कर्स, 1000 आदमी काम कर रहे हैं, एकदम से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। दे कैन बी कस्टमर्स, दे कैन बी सप्लायर बेस। तो ये सब चीजों को इनका एक होलिस्टिक व्यू लेके और हमारी जो कानून प्रणाली है उसमें
सही तरीके से स्पीड से काम हो, ये तो एक आदर्श हमारे सामने है, पर अब ये कितना सही होता है अब ये समय के साथ पता चलेगा, देखना पड़ेगा। लेट द सिचुएशन अनफोल्ड। जी बिल्कुल, लेकिन वी आर ऑप्टिमिस्टिक डेफिनेटली। जब मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मीरा जी, डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल या अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की जो बात हम लोग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? क्या इनके फैसलों को चुनौती देने का प्रावधान जो है वो कितना सही आप समझती हैं? क्या इससे थोड़ी सी व्यवस्था में सुधार हो सकती है? मेरे राय में, जैसे मैंने कहा था, जो नया जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। आज की तारीख में हमारे यहाँ पर 6 लाख 7 लाख करोड़ के एनपीएस हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप एक तो केस ले जाइए आगे, आप किसी के साथ तो सख्ती कीजिए। मैंने तो पहले ही कह दिया है, जब आप मतलब जैसे आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो आपसे वो घर का सिक्योरिटी लेते हैं, आपसे गारंटी लेते हैं, आपके फ्रेंड्स की, आपके पिताजी की, आपकी माता जी के, आपके शेयर्स ले लेते हैं। तो दीज आर ऑल सिक्योर्ड एसेट्स सर, दिस इज नॉट अनसिक्योर्ड एसेट्स। बिल्कुल। तो हर बैंक के पास सिक्योरिटी होता है, आप इसको इन्फोर्स क्यों नहीं करते? जो नया जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बना है उसमें बहुत सारे पावर्स, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि ये एनपीएस बढ़ते जा रहे हैं और बैंक कोई कार्यवाही लेते ही नहीं। क्यों नहीं ले रहे हैं? जी बिल्कुल, और यही चिंता का विषय भी है मीरा जी। और हमारे साथ गोपाल सुब्रमण्यम जुड़ गए हैं इस वक्त। गोपाल जी, बात एनपीए पर चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये एनपीए जो है, ये टर्म जो है, वो हमारी अर्थव्यवस्था को कितना हानि पहुंचा सकता है? बहुत करीब से देखा है आपने उन तमाम कंपनीज के केसेस को भी, शायद आप ज्यादा इस पर रोशनी डाल पाए। Well, I personally feel that there is a lot to be said about the non-performing assets. I feel that the due diligence which has to be performed by banking institutions in our country has been very poor. The criteria for due diligence has never been satisfactory, and the result is that banks also know perfectly well that somebody is going to walk away with their monies. I'm afraid banks don't move sufficiently early for attachment of the properties of such debtors or such borrowers. The non-performing assets has been a great, it has had a crippling effect on the economy. I don't think that they should simply be written off. I think they must be accounted for and they should be properly audited. We must know exactly the truth, and people have a right to know the truth about how well banks have performed. कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम में कोई एक समस्या ऐसी है जो बार बार हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा रही है। एक और आंकड़ा है, यदि आप देखें एनपीए की तमाम लिस्ट को तो आपको ये दिखेगा कि जो सरकारी बैंक हैं वो तो घाटे में हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स को काफ़ी लाभ हो रहा है। क्या समझा जाए? प्राइवेट बैंक्स को आप उनका यदि आप बैलेंस शीट देखें तो आपको वो तो आंकड़ा चढ़ता हुआ दिखेगा और वहीं सरकारी बैंक नीचे गिरता हुआ दिखता है। क्या समझा जाए कि इसमें भी कहीं कोई खेल है, कहीं कोई ऐसी समस्या है जिसको अभी तक हम छू नहीं पा रहे हैं? या समस्या है ना। एक प्राइवेट आदमी जो अपना बिजनेस कर रहा है, क्लोज मॉनिटरिंग है उसकी ईच एंड एवरी बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि उसको डायरेक्ट हिट करता है एक प्रॉफिट और एक लॉस। और वही चीज अगर सिस्टम में सरकार में है तो वहां पर उसका कोई डायरेक्ट नहीं है, वो अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस के हिसाब से चल रहा है। आप स्टील, आपने एग्जांपल दिया, पीएसयू में चले जाइए, स्टील अथॉरिटी और टिस्को का एग्जांपल ले लीजिए कि वहाँ कितना माल स्क्रैप में कैसे निकलता है। मैं इंटीरियर अंदर की बात नहीं करूंगा, लेकिन उनको क्यों, टिस्को क्यों प्रॉफिट में जा रही है, टेल को प्रॉफिट में जा रही है। स्टील अथॉरिटी उससे भी पुरानी होते हुए कितना लैंड बैंक है, उसके बाद भी क्या हाल है। तो ये सब चीजें यही है कि क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ देयर बिजनेस एक्टिविटीज, जहां भी डायवर्जन है वहीं एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम में ऑलरेडी है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। योगी साहब आए, अभी कोई लॉ नहीं बनाया उन्होंने, वही मशीनरी काम कर रही है, लेकिन सिस्टम पे एक ऐसा आदमी बैठ गया जिसका डर लोगों में है। ये चीज क्रिएट करने वाली है। क्यों सर? आई थिंक मोदी और योगी की भी चर्चा जरूर आज का हो ही जाती है, चाहे चर्चा कोई भी हो। जब राजनीति की बात चल रही है, मीरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीरा जी, शायद आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी कि खासकर एनपीए की अगर हम चर्चा करें तो राजनीतिक दखलंदाजी को आप कितना जिम्मेदार मानती हैं इसके लिए?
देखिए, मेरा ये मानना है कि बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और मैं किसी एक सरकार को इसकी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहती हूँ। ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कह रही हूँ, क्योंकि ये यूपीए सरकार के वक्त से हो रहा है, एनडीए सरकार के वक्त में हो रहा है और कई राज्यों में हो रहा है। ये बहुत मामूली सी बात है कि कोई बड़ा नेता बैंक के चेयरमैन को या बैंक के क्रेडिट कमेटी को फोन करके उन पर दबाव डाल करके लोन पास करवा देती है। और मेरा ये मानना है कि जो अब हाल ही में फाइनेंस बिल पास हो चुका है, उसमें एक बहुत हानिकारक अमेंडमेंट ये भी है, इससे पहले अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती थी, उसका रिकॉर्डिंग उसके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में दिया जाता है। जी जी। इसके द्वारा जैसे कोई बड़े बड़े कंपनी हैं जैसे वेदांता वगैरह, जिन्होंने गैर कानूनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल पार्टीज को दिए थे, उनके ऊपर ये जांच आ गया और उनके ऊपर वो कार्रवाई नहीं की। लेकिन आज की तारीख में अब ऐसे हो सकता है कि कोई भी उद्योगपति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देकर और उसको वाइट करा सकता है और अपने आप को बचा भी सकता है। मीरा जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल पॉलिटिकल पार्टी से भी ज्यादा जो अहम है, जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब मोदी की बात हो रही है, जब योगी की बात हो रही है, तो तुरंत किसानों की बात आ जाती है और तमाम बड़ी कंपनीज के जो लोन्स हैं वो तो वेव ऑफ कर दिए जाते हैं, राइट ऑफ कर दिया जाता है उनको, लेकिन किसानों के लोन को लेकर, किसानों के कर्ज को लेकर मसला बना रहता है। उस राजनीतिक मसला भी कह सकती हैं बनाया जाता है। और राजनीतिक जब तक मसला था तब तक तो फिर भी सही था, लेकिन जब आरबीआई कहने लगे कि नहीं, किसानों के कर्ज को माफी नहीं दी जा सकती, जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीएमडी इसका विरोध करें, इसको कैसे लेना चाहिए? क्या वाकई किसानों के कर्ज माफी नहीं होनी चाहिए? देखिए, बैंकर होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगी कि जो सुमति जी कह रही हैं, बैंकिंग डिसिप्लिन, क्रेडिट डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है कि जो कह रही है सही है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि आप डबल स्टैंडर्ड नहीं लगा सकते। आप किसानों के लिए मतलब बहुत कड़ी से कड़ी स्टैंडर्ड लगाते हो, लेकिन जो बड़े से बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए वो सेम स्टैंडर्ड नहीं लगाते। अभी एसबीआई की ही बात है, एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगी लेकिन सब जानते हैं वो कौन है। उनके मतलब लोग कहते हैं 30-40 हजार करोड़ के एमपी, उसके बावजूद इनका बड़ा सा प्रोजेक्ट बन रहा है कोई विदेश में, जिसके खिलाफ बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम रेज किए गए जी बिल्कुल, और पूरा दुनिया इसके खिलाफ है। जी, यही एक बड़ी समस्या है कि बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो बहुत आसानी से बच जाते हैं सिस्टम का लाभ उठाकर। क्या वाकई आपको लगता है कि सब कुछ ऑनलाइन कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? गौरतलब मैं इसको इस संदर्भ में जरूर जानना चाहूंगी कि चाहे वो यूके हो, चाहे यूएस हो, जहां पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं लेकिन होती हैं। देखिए, अगर हम ऑनलाइन जाना चाहते हैं और सोचते हैं कि वो जादू की झप्पी है और एकदम सभी कुछ परिवर्तित होने वाला है, तो इस तरह चीजें नहीं होंगी, समय लगेगा। और इस अंतराल में हम देखेंगे कि धीरे धीरे हम लोग ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की ओर जाएंगे। लेकिन इतना बड़ा राष्ट्र है, इतना बड़ा बैंकिंग नेटवर्क है और इतने सारे हमारे पास चुनौतियां और चैलेंजेस हैं, तो उनको एड्रेस करने में समय लगेगा। लेकिन आवश्यकता है कि अब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कह रखा है कि भारत को एक नया भारत बनाना है, एक डिजिटल भारत बनाना है। तो अगर डिजिटल भारत बनना है तो उसका जो मूलभूत आधार है डिजिटल बैंकिंग होनी है, न केवल मोबाइल बैंकिंग बल्कि ऐसी बैंकिंग जहां पर हर व्यक्ति को संपूर्ण जानकारी डिजिटल माध्यम से मिल सके। फिलहाल उसको लेकर चुनौतियां हो रही हैं। भारतीय बैंकिंग नेटवर्क्स पर लगातार सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हों भारत के बाहर, चाहे वो साइबर क्रिमिनल्स ही क्यों ना हो। तो आज के संदर्भ में आवश्यकता है कि अगर हम इस दिशा में जाएं तो सबसे पहले अपना होमवर्क करें साइबर सिक्योरिटी को सशक्त बनाने के लिए, और दूसरी बात ये भी इंश्योर करें कि जो हमारा कानूनी वर्तमान ढांचा है उसका भी हम संशोधन करें। अगर हम आज की विजन को पूरी तरीके से कार्यान्वित करना चाहते हैं तो आवश्यकता है न केवल हम कानून का संशोधन करें, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें जागरूक बनाएं और सभी के अंतर्गत एक कल्चर ऑफ साइबर सिक्योरिटी भी इंट्रोड्यूस जरूर करें। उसको विकसित करने की जरूरत है। सूरी साहब, क्या समझा जाए, हम लगभग अंतिम पड़ाव पर हैं अपनी चर्चा के। अगर अभी तक के जितने कानून देखा जाए तो सरफेसी एक्ट के अलावा कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं है जो सीधे तौर पर एनपीए को संबोधित करता हो। कहाँ अभी की जो समस्या है उसको दूर करने की जरूरत है।
जो NCLT है उसको बड़ी पावर दी गई है और एक कमेटी बनाई गई है, क्रेडिटर्स कमेटी, जिसमें कोई भी बोरोवर का बंदा नहीं है। आई थिंक ये कमजोरी है, होना चाहिए कोई ना कोई, जिसको पूरी ताकत है कि रिस्ट्रक्चरिंग का हम अलाउ करें या ना करें। पुराने जितने जो सिस्टम है, CDR, स्ट्रेटेजिक रिकंस्ट्रक्शन वॉलंटरी, या सरफेसी, या सीका का एपेलेट बॉडी, पेपर पे बिल्कुल जैसे अनिल जी ने बोला, बिल्कुल सब चीजें बहुत अच्छी है, वो ठीक नहीं हुआ। हमारा लिक्विडेटर ठीक नहीं हुआ। तो आज के दिन insolvency professionals will take over the liquidator's role, they'll take over the role of the management also, and they would come in, and bankruptcy code would go a very very long way, and bankruptcy code को implement करने के लिए synergy of interdisciplinary professionals सबकी जरूरत पड़ेगी कि उसको कैसे करना है। ये अकेले एक CA का रोल नहीं, अकेले एक लॉयर का रोल नहीं, अकेले एक बैंकर का रोल नहीं, एक कलेक्टिव विजडम के साथ करना पड़ेगा। एंड एम्फेसिस वुड बी ऑन स्पीड, या तो पैसा रिकवर हो या कंपनी बंद हो। आज तक का ये अनुभव रहा है कि जहां जहां पे आपने ज्यादा शक्ति दी है, पावर दिए हैं, उसका मिसयूज भी उतना ही ज्यादा होता है। और ये कहना कि जो प्रोफेशनल्स होंगे वो एक इंडिपेंडेंट व्यू ऐसा लेंगे कि जो कि बोरोवर के हित में हो, या जो कि बैंक के हित में हो, या हो सकता है कि वो एक अपनी ही एक अपने ही हितों की तरफ आगे बढ़ जाएं। इसीलिए क्या होता है कि हमारे सिस्टम में अगर ज्यादा पावर नहीं देते हैं तो वो जो है ढिलाई में और सिस्टम के प्रोसीजर्स में, लूप होल्स में उलझ जाता है। और ज्यादा पावर देते हैं तो मिसयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं। तो अब ये इन सब चीजों का एक आंसर ये है कि सरकार को बैंकिंग से बाहर जाने के लिए सोचना चाहिए, स्पेशली हाई वैल्यू बैंकिंग में। और आपने जैसे किसानों की बात करी, अब देखिए किसानों का सबसे ज्यादा लोन है कोऑपरेटिव सेक्टर में, उसमें सरकार का लोन नहीं जा रहा है, उसमें सरकार का हिस्सेदारी बहुत कम है। तो जहां बढ़नी चाहिए सरकार की हिस्सेदारी किसानों के लिए, और जहां सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए वहां तो, और दोनों के लिए, सरकार के लिए, उद्योग के लिए, थ्योरेटिकली सब यही कहते हैं नहीं लोन तो वेव नहीं होगा, कोई भी साउंड बैंकर ये रिकमेंड नहीं करेगा। पर इम्प्लीमेंटेशन में किसान से वसूली बहुत जल्दी हो जाती है, और उद्योगपति से वसूली होने में, सिक्योरिटाइजेशन होने में, और अब शायद बैंक्रप्सी कोड होने में के तहत कार्रवाई होने में जो समय लगेगा उसका कोई जवाब हम जनता को या अपने दर्शकों को कोई बहुत अच्छा जवाब दे सकें, ऐसी मैं संभावना देखता नहीं। अनिल जी, क्या उससे थोड़ा फर्क पड़ेगा? हालांकि अभी भी इतनी इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास जो एक के बाद एक इन तथाकथित रूप से कॉर्पोरेट पे लगाम लगाती हैं, लेकिन फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं। देखिए, पीरियडिकली इतना विंडो ड्रेसिंग है कंपनी कर रही हैं, और जैसे रिव्यू की बात करी कि भाई बार बार वो लोन का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, किस तरह से वो एक बैंक उसको रिफाइनेंस करके डिफॉल्टर से बचा रहे हैं, इन सब में अगर क्लोज मॉनिटरिंग होगी, बिजनेसमैन की एक्टिविटीज पे होगी, तो कैसे पैसा मर जाएगा? ये सब काम प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं अपने लिए, जो वो खुद बिजनेस कर रही हैं। ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट बैंकिंग में ही आ रही है। किसी भी प्राइवेट में देखे कितने लोग फेल हो रहे हैं, कितनी कंपनियां हैं जिनके शेयर कहाँ लिस्ट हो रहे हैं। मैंने जो कंपनियों के एग्जाम्पल दिए, इसी तरह बैंकिंग सिस्टम है। तो वही जो सिसोदिया साहब ने सही कहा कि गवर्नमेंट मीन्स गवर्नेंस, नॉट द बिजनेस। इसको गवर्नमेंट को इससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, और जितना उसी वजह से ये सब चीजें जो आ रही है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों है, इसीलिए है कि गवर्नमेंट इज डूइंग बिजनेस। जी, और जब गवर्नमेंट, सरकार ही व्यापार करने लगेगी तो घाटे भी होंगे और नफा भी होगा। श्री साहब जी, बैंकिंग पॉलिसी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट मोटिव पे लिमिटेड नहीं है, ये प्रायोरिटी सेक्टर पे है। एंड 54% ऑफ द स्ट्रेस एसेट्स आर इन 5 सेक्टर्स ओनली, माइनिंग, एविएशन, स्टील एंड थिंग्स लाइक दैट। इसमें सीमेंट, और इसमें अगर घाटा भी होता है तो बैंक्स को शायद पैसा देना पड़े। टिल 1985 फ्रॉम 50s, जब से हमारी 5 ईयर प्लान शुरू हुई, आज आखिरी दिन है, 5 ईयर प्लान आज के दिन खत्म हो जाएंगे, दोबारा से नहीं आएंगे। तो उसमें
पहले प्रायोरिटी सेक्टर्स आए कि आप इन्वेस्ट करिए। 85 में एसेट वैल्यू कंसिडरेशन आई जी। पब्लिक सेक्टर में अब आरबीआई ड्यूल थिंकिंग चल रही है। एक तो ये कि हमारे बैंक जो है बहुत ताकतवर होने चाहिए, तो जितने प्राइवेट बैंक आए वो उसके साथ मर्ज कर दिए, सेंचुरियन बैंक हुआ, पीएसबी बैंक हुआ, सब उसमें आ गए। दूसरी तरफ ये है कि हमको लेंड करना है और फॉरेन बैंक्स जो हैं दे आर डूइंग अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, बट फॉरेन बैंक्स ने कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। सो एक तरह का बैलेंस करना होगा, बिकॉज पब्लिक सेक्टर अगर दे रहा है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसमें थोड़ा सा घाटा भी करना होगा, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी शुड डू दैट। दैट्स व्हाई 25,000 करोड़ दिस ईयर एंड लास्ट ईयर हैज बीन गिवन टू द बैंकिंग सेक्टर कि तुम इसको करो। बट अगर हम ड्यू डिलिजेंस से करेंगे, अगर हमारा बैंकर शुरू से रहेगा, वार्निंग उसको आ जाएगी कि यह कंपनी ठीक नहीं कर रही, इमीडिएट रेमेडियल मैसेज शुड बी डन। बिल्कुल। और यहाँ पर मरने के बाद काहे को रिवाइव करना, जब बीमार हो तभी ठीक करें, तभी उसी वक्त इलाज जरूरी है तभी। और लेकिन एनपीए को लेकर जो उसके वसूली के जो नियम है, क्या उन्हें और उन कानूनों को क्या और कड़े करने चाहिए, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। गोपाल सुब्रमण्यम जी, अब आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि जो एनपीए की वसूली के लिए नियम बनाए गए हैं उन्हें कड़ा करने की और जरूरत है? Well, the law is strong enough. The law is good enough. But as I must tell you that my own experience as a lawyer tells me that it's just not enough to catch hold of 3 or 4 employees as, shall we say, scapegoats for an offence. You have to investigate fully what happened when such disbursals took place. It requires a thorough investigation. I feel that just as you have a serious frauds office, you must have a banking frauds office in India. And I would very strongly counsel the Honorable Finance Minister to establish under his control, under his supervision, or even under the supervision of the Reserve Bank, a banking frauds office. विपुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, और उनकी क्या राय है इन पूरे मसले पर? जी, एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एंड एक कोई बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई भी एसेट जो विद दैट एसेट इज बेसिकली अ लोन दैट द बैंक हैज गिवन टू अ पर्टिकुलर बोरोअर, वो लोन जब थोड़े समय तक उसमें डिफ़ॉल्ट होने शुरू हो जाते हैं या थोड़े समय तक उस पर डिफ़ॉल्ट कंसेक्यूटिव डिफ़ॉल्ट्स होते रहते हैं, तो बैंक को मैंडेटरी है कि वो उसको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। अभी नया एक रिसेंटली एक नया लॉ आया है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जिसे कहते हैं, उसमें बिफोर एन एसेट रीचेज द स्टेज ऑफ एन एनपीए, पार्टीज मतलब जो जिन्होंने लोन लिया है या बैंकर्स देमसेल्व्स can approach the National Company Law Tribunal for resolution of that debt or for revival of that debt. उसमें a lot of protection, lot of regulation has been formed to regulate the companies which are not performing or the borrowers which are not performing. इस वक्त जब हम अंतिम पड़ाव पर हैं, वीरेंद्र कांदा जी को एक बार फिर से जोड़ ले। एनपीए का बैंकिंग क्षेत्र पर जितना असर पड़ता है, वीरेंद्र जी आपको क्या लगता है कि इसको खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सरकार पर ही सब कुछ छोड़ देना जरूरी है या फिर बैंक को भी अंदर से चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है? जहां तक लॉज की बात है, मैंने अभी जैसे आईबीसी की बात करी, आईबीसी कोड की सरफेसी है, लॉज में कोई कमी नहीं है, दे आर एडिक्वेट लॉज अवेलेबल। ओनली थिंग इज कि उसको आप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर दे एट एवरी स्टेज। अब जैसे मैं राइट फ्रॉम दी डे वन, जैसे ही प्रोजेक्ट आपने फाइनेंस अप्रूव किया, सो माय सजेशन इज कि राइट एट द टाइम ऑफ एंट्री लेवल व्हेन द प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड, व्हेन फर्स्ट डिसबर्समेंट इज मेड, तो आप उसी वक्त भी प्रोमोटर्स के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल रखें सो दैट मनी
is not diverted to their own resources or the money is not diverted to their different और शायद यही पूरे पैनल का भी विचार है कि उसी वक्त रोकना बहुत जरूरी है। अनिल जी, एक आज की बड़ी खबर ये है कि जो न्यूक्लियर डील हुआ भारत और अमेरिका के बीच, और जो कंपनीज न्यूक्लियर एनर्जी लेकर हमारे देश में आ रही थी, उन्होंने अब जो कहा है वो अपने को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, और इससे वहां आंध्रा में जो लग रहा था ये सब कुछ प्रोजेक्ट, उससे भी बैंक को काफी घाटा लगा है। क्या इस तरह की समस्या से कैसे निपटा जाए? देखिए, वहां भी जो एफडीआई आ रहा है उसके भी जो फेमा से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन है उसमें भी बहुत कुछ वॉच करने की जरूरत है, और वहीं प्रॉब्लम सिस्टम में भी आ रही है उसके, क्योंकि ये तो ओवरऑल सिस्टम में एफडीआई का चेंज होना है। अभी जैसे फाइनेंशियल ट्रेल की बात कर रहे थे, कैपिटल मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, बैंक को उनको भी मॉनिटर करना चाहिए कि ये जो इनसाइडर ट्रेडिंग में, वो जो अभी उन्होंने बताई गावा साहब ने बात, कि पैसा आप देखेंगे जो प्रमोटर्स डाइवर्ट करके वो कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट को सब्सक्राइब कर रहे हैं शेयर को बूस्ट करने के लिए, और उसका प्रॉफिट सारा उन्हीं को जा रहा है। जी बिल्कुल। तो जो बात, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो रेगुलर मॉनिटरिंग के माध्यम से, और एनपी हमारा रिड्यूस होगा, रिकवरी होगी पैसे की। बिल्कुल, चाहे वो पीपीपी हो, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक सेक्टर, सब में एक कड़े लगाम की जरूरत है। बहुत कम वक्त है, फाइनल कमेंट। इस संदर्भ में न्यूक्लियर जो इंसॉल्वेंसी हुई है, हमारा इंसॉल्वेंसी कोड थोड़ा उसमें मिस कर गया है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए। क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, बाहर की कंपनी इधर उसके एसेट है उसकी रिकवरी, या हमारे एसेट, हमारे बैंक्स के जो लोन दिए हैं जो बाहर गए हैं उसकी रिकवरी। इसके लिए जजेस का बैठना तालमेल जरूरी है, गवर्नमेंट्स का तालमेल जरूरी है, और क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के प्रोविजन होने जरूरी है जो इस नए कोड में नहीं है। बायलैटरल ट्रीटी बहुत जरूरी है इनके लिए। एक सवाल ये भी उठता है यहाँ पे कि मान लो बैंक्रप्सी कोड लागू होता तो कितने बायर्स आते जो कि एक डिफंक्ट न्यूक्लियर प्लांट को खरीदने के लिए तैयार होते। हाँ। और इसलिए मैं थोड़ा सा रेपिटेटिव हो रहा है, पर हम देश में कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी कर रहे हैं जिसमें कि बैंकिंग कॉम्पिटेंसी बढ़े, एक लोन के इवेल्युएशन के लिए, एक लोन के डिस्पर्सल के टाइम, उसकी रिकवरी के लिए बैंकिंग प्रिंसिपल्स पे बैंक वाले उसको ऑपरेशंस को कर सकें। क्योंकि अब जैसे न्यूक्लियर प्लांट के लिए लोन है, तो हो सकता है कि सरकारी प्रेशर में बैंक को तो देना ही है लोन, बिल्कुल। उसके पास में कोई चॉइस नहीं है। अब ना वो कोई ये नहीं कह सकता पर्टिकुलर पीएसयू बैंक कि नहीं, सरकार कह रही है, सरकार की प्रायोरिटी है और हम ये लोन नहीं देंगे। और तो ये बिजनेस फेलियर्स होंगे, प्राइवेट सेक्टर में भी होंगे, बिल्कुल। पर सवाल ये है कि हम एक कॉम्पिटेंसी को क्रिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। पवन जी, आपका भी लास्ट कमेंट इस पूरे मसले पर कि क्या पॉलिटिकल, इसको आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली, जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, और क्या वो अगर हम ऑनलाइन भी करेंगे तो इन सब चीजों से बच जाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो यकीनन में एक यथार्थ रियलिटी है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर हम अपने ऑनलाइन सिस्टम सही रखेंगे, हर लेवल ऑफ पैरामीटर पर जो डिसीजन मेकिंग है उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे, तो जवाबदाही ज्यादा होगी। ऑलरेडी आरबीआई काफी अपने सख्त कदम उठा रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारा गैप है जो उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो जितने हम डिजिटाइजेशन की ओर बढ़ेंगे, उतना जो एक्सट्रेनियस बाहर वाले फैक्टर्स हैं उनको हम रिड्यूस करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस चर्चा से आप इतना जरूर समझे होंगे कि एनपीए से हमारी अर्थव्यवस्था पे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, और यदि हम इसे सुधारना चाहते हैं तो एक समग्र मेहनत की जरूरत है, और सभी को मिलकर इसके लिए काम करने की जरूरत है, चाहे वो सरकार हो या फिर निजी व्यवस्थाएं या फिर ट्राइब्यूनल्स हों। तमाम लोगों को एक साथ मिलकर, या अदालत हो, तमाम लोगों को एक साथ मिलकर एक बड़ी कोशिश करने की ज़रूरत है, जिसमें ऑनलाइन चीज़ें शायद ज़्यादा डिजिटल, अगर हम डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ते हैं तो वो कुछ ज़्यादा सही विकल्प हो सकता है। इंडिया लीगल में आपको चलते चलते इस हफ्ते के बड़े फैसलों और मामलों पर एक नज़र डाल देते हैं, और आपको बता देते हैं कि इस हफ्ते कौन से ऐसे बड़े फैसले और मामले अदालतों में रहे। 3 तलाक का मामला संविधान पीठ सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जे.एस. खेयर की पीठ ने आज ये मामला संविधान पीठ को सौंप दिया। इस मामले पर 11 मई से सुनवाई शुरू होगी। संविधान पीठ लगातार 4 दिन तक इस मामले पर दोनों पक्ष को सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से कहा है कि वो 4 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करें।
सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि समाज कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार के 12 अंकों की इस पहचान संख्या को गैर लाभकारी योजनाओं जैसे बैंक खाते खोलने या टैक्स रिटर्न में अनिवार्य किए जाने से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट ने कहा कि आधार को लेकर हमारा पिछला आदेश पूरी तरह से अपडेट था। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे शराब की दुकानों पर रोक बरकरार रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले में थोड़ा बदलाव किया है। नए आदेश के मुताबिक घनी आबादी से गुजरने वाले राजमार्गों पर 500 मीटर और कम आबादी वाले क्षेत्रों में ये दूरी 220 मीटर होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में अपने फैसले में कहा था कि हाईवे पर 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें 1 अप्रैल 2017 से बंद की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी के मामले में शराब निर्माता कंपनियों को 31 मई तक बिहार से शराब का सारा स्टॉक निकालने की इजाजत दे दी है। शराब कंपनियों की तरफ से कहा गया कि शराबबंदी कानून के वक्त में उनके गोदाम में शराब का स्टॉक पड़ा है। बिहार सरकार ने 30 मार्च को ही प्रस्ताव पास कर 30 अप्रैल तक कंपनियों को गोदाम से शराब निकालने की मोहलत दी। सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधि 31 मई तक बढ़ा दी है। कर्नाटक में लौह अयस्क के अवैध खनन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री एन धर्म सिंह और एच डी कुमारस्वामी के खिलाफ एसआईटी जांच का आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और पूर्व सीएम एसएम कृष्णा के खिलाफ जांच पर रोक बरकरार रखी है। एसएम कृष्णा हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, लेकिन उनका अड़ियल रवैया बना रहा। पेशी के दौरान उन्होंने कहा कि अगर उन्हें काम पर वापस नहीं जाने दिया तो वे आगे अदालत में पेश नहीं होंगे। सर्वोच्च अदालत ने जस्टिस कर्णन को हलफनामा देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। हालांकि जस्टिस कर्णन ने वहीं पर 7 जजों की बेंच के खिलाफ रिकवरी का आदेश पारित कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक बड़े फैसले में 1984 में सिख विरोधी दंगों से जुड़े 5 मामलों में फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। ये वो 5 मामले हैं जिन्हें साक्ष्यों के अभाव में 1986 में ही बंद कर दिया गया था। कोर्ट का मानना है कि इन मामलों में किसी भी प्रत्यक्षदर्शी से पूछताछ नहीं की गई, इसलिए इन मामलों को रीओपन करने की आवश्यकता है। हाईकोर्ट ने इसके लिए एमिकस क्यूरे भी नियुक्त किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने उनकी ओर से सीबीआई के खिलाफ दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान 1 अक्टूबर 2015 को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पारित अंतरिम आदेशों को रद्द कर दिया, जिसमें सीबीआई को वीरभद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दायर करने पर रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने संयुक्त मेडिकल परीक्षा नीट में उम्र सीमा को हटा दिया है, यानी अब 25 साल से ज्यादा उम्र के छात्र भी परीक्षा दे सकेंगे। सीबीएसई ने नीट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल तय की थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 5 अप्रैल तक बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रभावित छात्रों की याचिका पर यह आदेश दिया। नीट की परीक्षा 7 मई को होगी। देश भर के हाईकोर्टों और जिला और बाकी निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल की वजह से 31 मार्च को कामकाज ठप रहा। वकीलों ने ये हड़ताल विधि आयोग के प्रस्तावित अधिवक्ता अधिनियम संशोधन विधेयक 2017 के खिलाफ की। वकीलों का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन के वकीलों के खिलाफ है। प्रस्तावित संशोधन में बार काउंसिल ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली में भी भारी बदलाव की सिफारिश की गई है।